अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर सबसे पहले तो आपने मेरी इस ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली इसको ऐड कर लें अपने पास, एंड मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें और आप ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से लर्न कर सकें। ओके, तो हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। बेसिकली हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसलिए हमने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम ये 5 टाइप्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देन वी हैव मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके बाद हम बाकी की रिमेनिंग टाइप्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से इसके नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही थी, हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स, किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा होता है। बेसिकली हमारी एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है, हमारी हार्ड ड्राइव होती है, उसमें हमारा प्रोग्राम होता है, हमारा डेटा होता है, जो पहले हमारी मेन मेमोरी यानी रैम के अंदर लोड होता है। वंस वो लोड हो जाता है एंड देन वो सीपीयू के पास जाता है फॉर दी एग्जीक्यूशन पर्पज़। ऐसा नहीं होता कि हमारी सेकेंडरी स्टोरेज से डायरेक्ट डेटा या हमारा प्रोसेसर के जो प्रोसेसर को मिल गया और वो एग्जीक्यूट हो गया। तो ये एक छोटा सा फ्लो होता है कि पहले मेन मेमोरी में जाएगा और यहाँ से, तो ये एक छोटा सा फ्लो होता है कि पहले डेटा मेन मेमोरी में जाएगा एंड देन यहाँ से वो प्रोसेसर के पास जाएगा। Okay, so let's start with the types of operating system. First of all, we have the batch operating system. Batch operating systems क्या होते हैं? तो इसमें हमारे पास ये होता है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करते हैं जॉब्स वन बाय वन विदाउट यूजर इंटरेक्शंस। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, जब हम ये देख रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स जब नहीं थे तो कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करते थे, उसमें हमने एक बात डिस्कस की थी कि यूज़र्स जो हैं वो मैनुअली प्रोग्राम को लोड कर रहे होते थे, उसको रन करते थे एंड देन वो प्रोग्राम जो है वो चलता था। देन अगर हमें कुछ अगला काम करना है तो फिर हम एक प्रोग्राम लोड करेंगे, रन करेंगे, देन वो चलेगा, फिर काम वाम होगा। एक एक करके बेसिकली हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते थे मैनुअली लोड कर करके। तो उसी टाइम की बात है जब हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें ये बेनिफिट दिया, ये चीज़ जो है इसमें एक अच्छी थी, वो ये कि अगर मैं इस डायग्राम में देखूं कि मेरे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं, जॉब्स हैं, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो सिमिलर जॉब्स होती हैं, जो सिमिलर काम परफॉर्म हो रहा होता है, उसको एक बैच में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमारे पास जो है 4 अलग अलग जॉब्स थी, वो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आई, उसने इसके 2 अलग अलग बैचेस बना दिए। ये दोनों जॉब्स सिमिलर थी तो ये एक बैच बन गया हमारे पास, ये दोनों जॉब्स सिमिलर थी तो ये एक बैच बन गया हमारे पास, राइट। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये पूरा का पूरा बैच जो है वो हमने लोड कर दिया और वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। वंस ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, अच्छा अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा अगर मैं काम कर रही होती तो मैं पहले इसको लोड करती, ये एग्जीक्यूट होता, फिर मैं इस जॉब को लोड करती, ये एग्जीक्यूट होता, फिर तीसरी जॉब की बारी आती है, इसको मुझे लोड करना पड़ता, फिर ये कंप्लीट होती तो मैं फोर्थ को लोड करती। अभी क्या हुआ कि ये 2 जॉब्स जो हैं वो डायरेक्ट बैच बन के चली गई और वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब मुझे यहाँ पे जो है वो कुछ इनपुट अपना देने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की यहाँ पे नीड नहीं है। वंस ये बैच मेरा कंप्लीट हो गया, फिर सेकंड बैच मैं लोड कर दूंगी और ये बैच जो है वो चल जाएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई एक बैच जिसमें 2 जॉब्स हैं हमारे पास। अब हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे एक पेरोल सिस्टम है, मुझे सैलरी कैलकुलेट करनी है अपने एम्प्लॉयज़ की और अराउंड 1000 एम्प्लॉयज़ हैं। तो सैलरी कैलकुलेशन एक टास्क है और सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो सिमिलर वे में ही कैलकुलेट होगी, एक ही मेथड होगा सबको कैलकुलेट करने का। तो उन 1000 डिफरेंट टास्क का एक बैच बन जाएगा और वो बैच जो है वो मैं एग्जीक्यूट करने पे उसको मैं लगा दूंगी एंड हम इसको ओवरनाइट भी चलने दे सकते हैं। ये हमें एक बेनिफिट मिल गया था, इससे हमें कॉन्स्टेंटली उसमें इनपुट देने की नीड नहीं होगी, वो अपना बैच चलता रहेगा। 1000 एम्प्लॉयज़ की सैलरी 1000 है, 5000 है, जितने भी हैं
उनकी सैलरीज जो हैं वो कैलकुलेट होती रहेंगी, या कोई भी ऐसा काम है जो टाइम ले रहा है करने में और उसमें हमें मैनुअली इनपुट देने की नीड नहीं होगी, वो एक एक करके वो काम जो है वो खुद ही परफॉर्म होता रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की। तो प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैंने एक बैच बना दिया और उस बैच के अंदर कोई एक जॉब अगर फेल हो जाती है तो मेरा पूरा का पूरा बैच जो है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें। देन वी हैव वेस्टेड सीपीयू टाइम व्हेन वेटिंग फॉर स्लो आईओ ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल कि मेरे एक बैच के अंदर 10 जॉब्स हैं, राइट। जॉब नंबर 1 जो है उसको कोई आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, लेट्स से कि कोई फाइल प्रिंट करनी है, कुछ करना है, या कुछ भी XYZ हमारे पास आईओ ऑपरेशन आ गए, सही है। अब आईओ ऑपरेशन जो है वो आपके प्रोसेसर में डील नहीं होता है, उसको डील करने का एक अलग वे होता है, एक अलग तरीका होता है, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो अलग चली जाती है। अब सीपीयू जो है वो फ्री है क्योंकि आईओ ऑपरेशंस जो है वो चल रहे हैं, तो सीपीयू वहाँ पे वेट करेगा। जैसे ही उसके आईओ ऑपरेशंस कंप्लीट होंगे वो वापस आएगा और वो प्रोसेस वहाँ से रेज्यूम हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि इतनी देर सीपीयू का टाइम भी वेस्ट हुआ कि सीपीयू चाहता तो वो कोई और जॉब जब तक परफॉर्म कर लेता जब तक पहली वाली जॉब के आईओ ऑपरेशंस चल रहे हैं, क्योंकि 9 जॉब्स तो और थी लाइन में, बट फिर भी सीपीयू ने वेट किया। तो ये हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रॉब्लम हो सकती है कि इसमें सीपीयू का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या करता है, अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम्स टू बी लोडेड इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर टू इम्प्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन। अच्छा, अब मल्टी प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट ये आया, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज होती है, उससे जो है हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो लोड होके मेन मेमोरी में आते हैं और फिर वहाँ से वो एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं सीपीयू के पास। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये आया कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हम एक साथ मेन मेमोरी के अंदर लोड कर देते हैं ताकि सीपीयू जो है वो एक एक करके उनको एग्जीक्यूट करता रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास जॉब ए है, जॉब ए जो है वो थोड़ा टाइम ले रही है, कोई आईओ ऑपरेशंस चल रहे हैं, XYZ कुछ भी हो रहा है, तो इतने में क्या होगा, सीपीयू जो है वो जॉब बी को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी मेन मेमोरी के अंदर वो जॉब मौजूद है। अगर वो मेन मेमोरी में नहीं होता, सेकेंडरी स्टोरेज में ही होता, तो सीपीयू कुछ भी नहीं कर सकता और सीपीयू को उसके लिए वेट करना पड़ता। बट क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जॉब्स थी मेन मेमोरी के अंदर, तो हमने क्या किया कि अगर एक जॉब जो है वो आईओ ऑपरेशंस में टाइम ले रही है तो फिर दूसरी जॉब ने जो है वो एग्जीक्यूट होना यहाँ पे शुरू कर दिया। बेनिफिट हमें इससे ये हुआ कि एक तो सीपीयू की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, दूसरा ये कि मोर देन वन प्रोग्राम जो है वो रन हो गए एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पैरेलल में रन हो रहे हैं, बट एक ही टाइम पे, जैसे अगर जॉब ए चल रही है तो जॉब बी भी उस टाइम पे चल सकती है अगर जॉब ए दूसरे टास्क में बिजी है तो। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये आई कि इसको ऑब्वियसली मेमोरी ज़्यादा चाहिए थी क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पे स्टोर करने थे। और दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि इसमें हमारे पास जो है प्रोग्राम्स जो है वो इंटरफेयर कर सकते हैं विद ईच अदर। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Multitasking operating system allows multiple processes to execute at the same time by rapidly switching between them. ओके, अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया है टाइम शेयरिंग का। टाइम शेयरिंग से ये हुआ, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 3 डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं एंड फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 प्रोसेस हैं, प्रोसेस A, B एंड C, और हर प्रोसेस को 4 सेकेंड्स लगेंगे कंप्लीट होने में। तो टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इस तरीके से आया कि जो प्रोसेस A है वो 2 सेकेंड्स चलेगा, देन प्रोसेस B की टर्न आएगी, 2 सेकेंड्स वो चलेगा, देन प्रोसेस C चलेगा 2 सेकेंड्स, देन प्रोसेस A वापस से 2 सेकेंड्स चलेगा, देन B, देन C। इससे ये होगा कि ऐसा लगेगा कि तीनों प्रोसेस जो हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये नहीं होगा कि 4 सेकेंड्स पूरा प्रोसेस ये चल रहा है, बाकी के दोनों प्रोसेस वेट करें, देन फिर ये चलना शुरू हुआ, तो जो थर्ड प्रोसेस है उसका वेटिंग टाइम जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा और इस तरीके से ये शो होगा कि जैसे ये प्रोसेस तो चल ही नहीं रहा है। सो ये कॉन्सेप्ट आया टाइम शेयरिंग का, जिसमें हमने जो है वो प्रोसेस के जो है वो टाइम स्लाइसेस बना दिए, टाइम शेयर कर दिया उसमें, और मल्टीपल प्रोसेस जो है वो साथ साथ एग्जीक्यूट होने लगे। हम एक से दूसरे पे स्विच करते गए कि कभी प्रोसेस ए में है, स्विच करके बी में चले गए, स्विच करके सी में चले गए।
ओके तो अब बेनिफिट्स पे बात कर लेते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो गया कि यूज़र को जो फ्रंट एंड पे जो यूज़र को एंड यूज़र को जो आउटपुट दिख रहा है वो एक स्मूथ आउटपुट होगा कि उसे ये लग रहा होगा कि तीनों टास्क साथ में परफॉर्म हो रहे हैं और उसको तीनों का आउटपुट जो है वो नज़र आ रहा है। देन वी हैव द एफिशिएंट सीपीयू यूजेज। हमने सीपीयू को भी बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया कि थोड़ा थोड़ा टाइम देके 3 प्रोसेसेस भी साथ साथ एग्जीक्यूट हो गए, सीपीयू भी अच्छे से यूटिलाइज हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, इफ़ टू मिनी टास्क रन द सिस्टम स्लो डाउन। अगर बहुत सारे टास्क होंगे और वो इस तरीके से स्विच करता जाएगा तो ऑब्वियसली स्विचिंग में भी जो है वो कुछ ना कुछ प्रोसेसर जो है वो आपका यूज़ हो रहा है, कुछ कैपेसिटी उसकी यूज़ हो रही है, तो फिर सिस्टम जो है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। और यहाँ पे अगेन हमें जो है वो रैम की यानी हमारी मेन मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो उस मेन मेमोरी में एक साथ लोड तो हो सकें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया हार्डवेयर रिलेटेड, कि हमारे पास जो सीपीयू है यानी जो हमारा प्रोसेसर है हम उसे ही इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि हमारी कंप्यूटेशन पावर इंक्रीज़ हो जाए, हमारे पास जो है वो मल्टीपल प्रोसेस एक्चुअली में जो है वो साथ में एग्जीक्यूट हो सके, इन पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकें। तो इसमें हमारे पास ये है कि हर जैसी सीपीयूज़ हैं तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट सीपीयूज़ हैं, 3 डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं, इनके अपने अपने रजिस्टर्स हैं, इनकी अपनी कैशे है और ये कनेक्टेड हैं एक ही मेमोरी के साथ, एक ही मेन मेमोरी के साथ कनेक्टेड हैं। बेनिफिट ये मिला ऑब्वियसली कि इसमें पैरेलल एग्जीक्यूशन आ गई, एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है, ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन इसमें आ गई कि साथ साथ तीनों प्रोसेसर अपने अपने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं एक ही टाइम पे। परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गई और फास्ट भी हो गया ऑब्वियसली। अच्छा, अब ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ गया क्योंकि हमारे पास प्रोसेसर जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारे हार्डवेयर की कॉस्ट आएगी इसमें, इसलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होगा इसको मैनेज करना, क्योंकि सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स को मैनेज करना थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा इजी था। मल्टी प्रोसेसिंग है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी अपने साथ लेके आया। अब हम बात कर लेते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक की, दैट इज़ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारे पास मल्टीपल पीसीज, मल्टीपल क्लाइंट पीसीज जो हैं वो रन हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक यूनिवर्सिटी है उसमें हमारे पास कंप्यूटर लैब है, फॉर एग्जांपल 40 कंप्यूटर्स आर देयर इन अ लैब। तो ऐसा नहीं है कि हर कंप्यूटर में, हर पीसी के ऊपर जो है हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं और हम उसको बाय कर रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसमें हम इंस्टॉल कर रहे हैं, उसकी कीज़, लाइसेंस, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें होती हैं, पूरा प्रोसेस होता है। तो वो सारा जो है वो हर सिस्टम पे करने की नीड नहीं है। हम क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में कि हमारा एक मेन सेंट्रल कंप्यूटर होगा जिसको हम सर्वर भी कह सकते हैं, सेंट्रल सिस्टम भी कह सकते हैं, उसके ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड हो जाएगा और उसके थ्रू हम बाकी सारे कंप्यूटर्स पे उसको रन कर सकेंगे। मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो उसमें लॉगिन कर पाएंगे, अपने अपने आईडीज़ में लॉगिन करके शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे एक ही टाइम पे। और ऑब्वियसली इसमें सिक्योरिटी वगैरह जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए होगी एंड ये कॉमनली यूज़ होता है इंटरप्राइजेज में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.